नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में 3 अलग अलग जगहों पर जनसभा होनी है 25 अप्रैल को, यानी आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की जनसभा है। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1:45 बजे कोठी मीना बाजार आगरा में पीएम मोदी की जनसभा है। दोपहर 2:45 बजे सैनिक पड़ाव बरेली में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4:30 बजे मोदी मैदान शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हर चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में एक दिन में 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव आज कन्नौज सीट से लोकसभा के लिए नामांकन भरेंगे। कलेक्ट्रेट में बनाए गए केंद्र पर 4 सेट में नामांकन करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए अधिकारी के ऑफिस पहुंचेंगे। नामांकन ऑफिस पहुंचेंगे 11। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है 4 प्रस्तावक इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको कन्नौज सीट से दे रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव अब से थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इससे पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश यादव अब इस सीट से नामांकन भरेंगे, क्योंकि कन्नौज में जनता का मन टटोलने के बाद अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी कन्नौज लोकसभा सीट से की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता शिवा पटेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवा, आज कन्नौज में अखिलेश यादव नामांकन भरने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि आज कन्नौज में दोपहर 12 बजे प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पहुंचेंगे अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव के प्रत्याशी बनने पर वही कार्यकर्ताओं व समर्थकों के बीच बहुत ही खुशी की लहर है। वही कार्यकर्ताओं ने आतशबाजी और समाजवादी पार्टी कार्यालय को फूलों मालाओं से सजा रखा है। वहीं कुछ ही समय में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचने वाले हैं। कन्नौज पहुंचते ही अखिलेश यादव अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरेंगे। जी शिवा, क्या वजह रही कि आखिरी टाइम में तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद कन्नौज में मोर्चा संभालने उतरे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कन्नौज से आस लगाई जा रही थी कि अखिलेश ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष देखने को मिला था। कई कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने भी उनके आवास गए थे, वहीं लखनऊ स्थित कार्यालय भी गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा ये रात्रि तक ऐलान किया गया था कि कल अखिलेश यादव नामांकन करेंगे आके। वही कार्यकर्ताओं के अथिक प्रयास के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि आज 12 बजे अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर नामांकन करेंगे। शिवा, अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर का शुरुआत भी जो है वो लोकसभा चुनाव से हुआ था। 2002 में यहाँ से चुनकर सांसद बने थे वो लोकसभा में, और 3 बार लगातार यहाँ से सांसद रहे अखिलेश यादव। जब उन्होंने 1999 से 2019 तक ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास रही थी, लेकिन जब अखिलेश यादव ने कन्नौज की सीट छोड़कर आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात लोकसभा की पत्नी डिंपल यादव को उतारा, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को बड़ी हार देखने को मिली। क्या यही वजह है कि बार बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जगह जगह सीटों पर कैंडिडेट बदले जा रहे हैं और अब अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कन्नौज को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं? यही वजह है कि आजमगढ़ को छोड़कर अखिलेश यादव जो है एक बार फिर कन्नौज से लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल कर रहे हैं? समर्थकों को लेकर ये अखिलेश यादव ने एक कड़ा कदम उठाया, क्योंकि अखिलेश यादव अगर कन्नौज से चुनाव ना लड़ते तो कार्यकर्ता बहुत ही मायूस थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की
को लेकर जब कार्यकर्ता मौके अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मंथन करने की बात कही थी, जिसके बाद आज कल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद आज अखिलेश यादव नामांकन करेंगे आके। लगातार अखिलेश यादव कन्नौज से डिंपल यादव लड़ी थी, जिसके बाद डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तब भी कार्यकर्ताओं ने चाहा था कि अखिलेश चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने से हार का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बड़ा मुकाबला सुब्रत पाठक के लिए होगा, क्योंकि अब मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुखिया और बीजेपी के बीच आमने सामने का नजर आ रहा है, तो कन्नौज का चुनाव कितना हॉट होता नजर आ रहा है? जी, मैंने कई ग्रामीणों से बात की थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि कन्नौज में चुनाव 50-50% हो गया है, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आने से सुब्रत पाठक और कई कार्यकर्ताओं में भी लगने लगा है। उनकी अब जो वो बाइटें दे रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनको अब लग रहा है कि अब वो चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि लगातार सुब्रत पाठक व मंत्री असीम मनोज द्वारा खुलेआम अखिलेश यादव जी को चुनौती दी जा रही थी कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए। जब उन्होंने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद सुब्रत पाठक का बयान सामने आया था कि अखिलेश यादव कन्नौज छोड़कर भाग गए, जिसके बाद कल जब प्रत्याशी बनाया गया तब बहुत ही उनकी जो बाइट आई थी उसमें बहुत ही मायूसी समझ में आ रही थी। उनको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। सुब्रत पाठक जी ने जो बाइट कल जारी हुई है। जी, शिवा पटेल, जिस तरीके से ऐन वक्त पे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, क्या लगता है कितनी चुनौती जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के सामने महागठबंधन पेश कर सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही भीतरघात है। कई कार्यकर्ता और कई नेता भाजपा में शामिल भी हो चुके हैं। अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजू कटियार भी भाजपा में शामिल हुए थे। वही नवाब सिंह यादव का भी अंतर्वेद चल रहा है। कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं के साथ आज अखिलेश बैठक भी करेंगे, मनाने का प्रयास भी करेंगे आगामी चुनाव को लेकर, जिससे आज कई महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा पटेल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा कब तक अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के पर्चा भरने से बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि कन्नौज से 3 बार से सांसद अखिलेश यादव रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या शहर के हाईवे स्थित आरटीओ ऑफिस के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्र चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सेन यादव ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी है। गरीबों की समस्याओं के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक, इन सभी समस्याओं से आम जनता परेशान है। इन सभी समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। अगली खबर आप खुद भी जानते हैं, मुद्दा है चिकित्सा का, मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है आर्थिक विषमता का, मुद्दा है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है किसानों की समस्या का। इस समय मुद्दों की कमी नहीं है, बशर्ते कि उन मुद्दों को उजागर कैसे करना है, जनता के बीच में उसको ले जा करके किस तरह से हमको उनको समझाना है उसी, क्योंकि जनता आज की तारीख में धार्मिक तौर पे कहीं न कहीं उद्वेलित है। धार्मिक उसको लेकर के जो वो रचा गया है, उसके तले उसका राजनीतिक विचार आ गया है, और हमारी जो राजनीति है, जो वोट की पद्धति है, वो धार्मिक पद्धति उसके तले प्रभावित है। इसलिए जनता जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए कम से कम 800 गाड़ियों की आवश्यकता होगी। इन्हें देखते हुए गाड़ियों के अधिग्रहण किए जा रहे हैं। मंगलवार को दूसरे दिन 95 भारी और 80 हल्के निजी वाहनों का अधिग्रहण परिवहन विभाग ने कर लिया है। जो स्वामी वाहन नहीं देंगे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। वहीं वाहन न देने पर 100 वाहन स्वामियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। परिवहन विभाग को 300 भारी और 500 हल्के वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग ने लगभग 2000 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। विभाग के अधिकारियों को उम्मीद थी कि इनमें से ही 800 वाहनों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन 2 दिनों तक चली प्रक्रिया के दौरान मात्र 95 भारी और 80 हल्के निजी वाहन ही पुलिस लाइन में पहुंच सके हैं। वहीं भारी वाहनों में बस, ट्रक, मिनी ट्रक और
दूसरे वाहन शामिल हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक लाने और वापस ले जाने के लिए किया जाएगा। पुलिस बल के मूवमेंट को लेकर भी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के लिए हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकारी वाहनों की कमी के कारण इन वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। हापुड़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में लगा हुआ है। चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने Z+ श्रेणी सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है। निषाद समाज का वकील और पार्टी का मुखिया होने के नाते मुझे यूपी के बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें राज्यों में कोई सुरक्षा नहीं मिलती। उन्होंने संत कबीर नगर में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ हुई मारपीट के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गुर्गों पर लगाम लगाएं, साथ ही अपनी जान पर खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा दिलाने की मांग की है। नहीं, हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मैं यहाँ चाय पर चुनावी चर्चा करने आया था, क्योंकि मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ इसकी जड़ है, इसका राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ से है, तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनका चर्चा करना था। और कल कुछ विशेष रूप से एक घटना प्रत्याशित हुई थी संत कबीर नगर में, क्योंकि वहाँ प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के उस क्षेत्र में चूँकि लगन बहुत अधिक है, तो चूँकि संत कबीर नगर गोरखपुर में शादियाँ बहुत, इसमें जाना पड़ता हम लोगों को। उनके एक गरीब परिवार के यहाँ शादी थी और उसमें मैं लगभग। वहीं बिजनौर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां मंडावर रोड पर रतनपुरा गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से सामने से आ रहे स्कूटी सवार भी ऑटो से टकरा गया और मौके पर ही स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं पिता की विरासत को संजो कर रखने वाले सांसद राजवीर दिलेर की हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई। सांसद राजवीर दिलेर ने 2017 में विधानसभा इगलास से विधायकी का चुनाव लड़ा था और जीत का परचम लहराया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद राजवीर दिलेर पर भरोसा जताया गया। लोकसभा हाथरस पर भारी बहुमत से उस दौरान भी उन्होंने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने 2024 लोकसभा चुनाव के रूप में उन्हें दावेदारों की लिस्ट में माना जा रहा था, लेकिन राजवीर दिलेर का नाम काटकर अचानक टिकट विधानसभा खेर के विधायक और राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि को दे दिया गया, जिसके बाद से सांसद दिलेर बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की चिंतित होने की खबर किसी से छुपी भी नहीं थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोकसभा हाथरस में बीते दिनों भरी जनसभा में सांसद राजवीर दिलेर की तारीफ की गई और उनके तारीफ में कशीदे पड़े गए। सांसद राजवीर दिलेर के सर्वश्रेष्ठ सांसद भी योगी की तरफ से बताया गया। योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से सांसद राजवीर दिलेर की तारीफ की थी और टिकट न मिलने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल होने पर बधाई भी दी थी। सांसद राजवीर दिलेर के चेस्ट में दर्द होने की वजह से उन्हें अलीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सांसद की मौत हो गई। आज इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार भैया के परिवार की तरह साथ है। सांसद जी राजवीर दिलेर जी हाथरस के जो सांसद जी रहे हैं, ये हमारे शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसकी पूर्ति शायद ही मैं समझता हूँ कि कोई कर पाएगा, इस जगह को कोई भर पाएगा। और जैसे हमारे सांसद जी रहे हैं सरल स्वभाव के, आने वाले कई जन्मों तक उनको याद करा जाएगा उनके सरल स्वभाव को लेके, जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ थे पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपने शहर के लिए। आने वाली कई जनरेशन उनको उनके कामों के लिए याद करेगी।
वहीं लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान और तेज करते हुए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कवायद तेज कर दी है। जहां राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अब संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वोट की चोट करने में लगा हुआ है। साथ ही अपने संपर्क अभियान को और गति पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस, सपा और आप के साथ अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को जिताने की अपील की। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे हैं और ये जो अपील है वो इस आधार पर नहीं है कि किसी नेता को हम जिताने की अपील कर रहे हैं, किसी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास का ऐसा पहला चुनाव है जो ना तो दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, ना दो नेताओं के बीच में, ना ही दो गठबंधनों के बीच में, बल्कि संविधान को मिटाने और संविधान को बचाने वालों के बीच में हो रहा है। और हम संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा संविधान को मिटाने के लिए खड़ी हुई है। तो इस समय जो है, जो भी चुनाव है देश के अंदर, पहले संविधान बचाने का, संविधान बचेगा देश बचेगा, देश बचेगा लोकतंत्र बचेगा। हम लोग ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और आपने देखा होगा हजारों हजार कार्यकर्ता इस समय जहां किसानी का काम चल रहा हो, अपना काम छोड़ करके यहाँ सुबह से 11 बजे से, और आप देख रहे हैं आज 5 बजने जा रहा है, हजारों कार्यकर्ता ये क्या संदेश दे रहा है? इनका संदेश यही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, नारायण दास अहिरवार जी, वो जालौन लोकसभा से भावी सांसद हैं। ये जीत का पैगाम आदरणीय कार्यकर्ता बंधु देवतल जनता दे के गई है, इतनी भारी संख्या में उपलब्ध यहाँ रही। और मैं आप छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले ही वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगने गए थे। उन्होंने उनकी बात का मान रखा, इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जब वो विकसित भारत कहते हैं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। कुछ महीने पहले मैंने आपसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। और आज देखिए, आप सबके आशीर्वाद से सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे,
साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता गया। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं, तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।